नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग। मैं हूं रमेश भट्ट। इस संसार में सब कुछ मुमकिन है, बस इच्छा शक्ति चाहिए। आज जो स्टोरी हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, वो स्टोरी ना सिर्फ आपको प्रेरणा देगी, बल्कि मैं मानता हूं कि उत्तराखंड के हर व्यक्ति को वो स्टोरी अंदर तक झकझोर देगी। ये कहानी है महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के हिवरे बाजार गांव की, जो आज पूरे देश के लिए एक आदर्श मॉडल है। यह गांव आज आदर्श बन चुका है। आप सोचिए, एक समय में इस गांव में गरीबी थी, नशाखोरी थी, यहां पर बड़े पैमाने पे क्राइम था, लोग इस गांव को छोड़ छोड़ कर जा रहे थे, बेरोजगारी थी, चारों तरफ सूखा था, जिंदगी अपनी उम्मीद छोड़ चुकी थी इस गांव से। लेकिन वो कहते हैं ना, जहां चाहा वहां रहा। इस गांव में एक भगीरथ लौट के आया। उस गांव का जब बच्चा वापस लौट के आया और उसने लोगों के साथ मिलकर इस गांव की परेशानियों को दूर करने का बीड़ा उठाया, और देखते ही देखते यह गांव पूरे देश के लिए एक मॉडल बन गया। हम जितने भी लोग इस संसार में तरह तरह के बहाने बनाते हैं अपनी मुश्किलों को लेकर, उनके लिए आदर्श मॉडल है यह गांव और इस गांव की कहानी। और इस गांव की कहानी आज खुद आपको बताने आ रहे हैं वो भगीरथ, जिनके भगीरथ प्रयास से इस गांव की तस्वीर और तकदीर बदल गई। पद्मश्री पोपटराव पवार साहब, आपका देवभूमि उत्तराखंड के देवभूमि डायलॉग चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हम अभिभूत हैं, आपका हृदय से अभिनंदन करते हैं कि आज आपने हमें समय दिया, और आपकी कहानी से प्रेरणा लेकर मुझे पूरा विश्वास है उत्तराखंड का हर एक गांव का प्रतिनिधि अपने गांव को आदर्श बनाने के लिए वही इच्छा शक्ति, वही दमखम दिखाएगा जो आपने एक दौर में दिखाई थी। बहुत बहुत स्वागत है पवार साहब आपका। नमस्ते। पोपटराव साहब, थोड़ा सा आप बताइए कि जब मैंने पढ़ा था कि 1979 और 1989 एक तरह से लोगों ने आपके गांव में सब कुछ छोड़ दिया था, यानी वहां जिंदगी थम गई थी। फिर क्या हुआ अचानक कि आप वहां पर आए और फिर जिंदगी शुरू हो गई एक साथ? पहले तो मैं देवभूमि मीडिया नेटवर्क, जो रमेश जी भट्ट, जिनके कारण मुझे आपके साथ बात करने का मौका आज मिला, पहले मैं आपका आभार भी मानता हूँ, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान की जो स्वर्ग भूमि है, स्वर्ग लोग है, तो उत्तराखंड है। हमारी भारतवर्ष की सभ्यता और संस्कृति की शुरुआत जहां से होती है वो उत्तराखंड। और आप जो 1989 में मैं गांव आया था, आपने जो प्रश्न पूछा था क्या हम 1989 में गांव आ गए, तो आज देख रहे हैं हम पूरे भारतवर्ष में बहुत सारे देहाती लोग गांव से शहर पलायन कर रहे हैं, क्योंकि ना गांव में पेयजल है, ना क्वालिटी हेल्थ है, ना एजुकेशन है, गांव में रोजगार नहीं है, स्किल डेवलपमेंट के कुछ प्रोग्राम्स नहीं है, करके लोग गांव से शहर पलायन कर रहे हैं। शहर की आबादी बढ़ रही है और गांव की आबादी कम हो रही है, और यही हालात मेरे गांव में थे। एक तो उत्तराखंड में बहुत अच्छी बारिश होती है, पानी भी है, और हमारे गांव में तो 200 या 300 मिलीमीटर बारिश, बहुत कम बारिश, और इसी के कारण गांव में किसानी नहीं चलती थी, क्योंकि दिसंबर जनवरी खत्म होते ही पानी खत्म हो जाता था जी। और ऐसी हालात में जो लोग गांव में थे वो शराब बनाना, पीना, आपस में लड़ाई झगड़ा करना, यही हालात गांव की थी। तो जब मैं चौथी कक्षा तक गांव में पढ़ाई की, उसके बाद 5वीं, 6ठी, 7वीं कक्षा के लिए गांव छोड़ के बाहर हमारे रिश्तेदार के पास चला गया। वहीं से मेरा स्कूल, फिर कॉलेज, और वहां कॉलेज में क्रिकेट की आदत लग गई। क्रिकेट भी मुझे नेशनल लेवल तक क्रिकेट खेलने का मौका मिला। पुणे यूनिवर्सिटी वे जोन विनर होके हम ऑल इंडिया लेवल चेन्नई गए,
तब ऑल ओवर इंडिया से 10 यूनिवर्सिटी थी लीग, और बाद में नॉकआउट में हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ फाइनल में हार गए। एक अच्छा करियर क्रिकेट का बन सकता था, अच्छे जॉब भी हाथ में थे, मुंबई पुणे में जॉब मिल रहे थे क्योंकि मैं नेशनल लेवल खेल चुका था। और ऐसी हालात में 89 में पंचायत के इलेक्शन आ, अच्छा। तभी गांव के यूथ, महिला सभी ने फोर्स किया करके मैं पहली बार गांव आ गया, क्योंकि गांव में हमारी जमीन, घर परिवार, माताजी पिताजी सब गांव में थे, लेकिन पढ़ाई के कारण मैं बाहर था। तो 1989 में मैं गांव आ गया, तभी गांव की सभी हालात मैंने देखी। बचपन में कितना अच्छा गांव था, पैसा तो नहीं था लेकिन लोग कल्चर्ड थे, नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं करते थे, एक दूसरे को कोऑपरेट करने का गांव में नेचर था। और 89 में बहुत सारा बदलाव आ गए थे। अब मेरा गांव में वापस आने का कारण यही हुआ कि गांव के बुजुर्ग लोग, महिला, एक शराब की बोतल में एक लड़की की शादी बनती थी, स्कूल के छोटे बच्चे शराब लाते थे, टीचर और गांव की पंचायत के लोग स्कूल में बैठ के शराब पीते थे। इतनी खराब हालत थी। अगर सरकारी बाबू को अगर पनिशमेंट देनी है, चाहे टीचर हो, पटवारी हो या ग्राम सेवक हो, उसकी पनिशमेंट पे ट्रांसफर हमारे गांव में की जाती थी। और ऐसी खराब हालत में मैं गांव आ गया था जी। और तभी ग्राम सभा में चर्चा हो गई कि गांव की पंचायत का इलेक्शन है और गांव को एक निर्व्यसनी, एक लिखा पढ़ा नौजवान सरपंच बनना चाहिए। तो ये फोर्स हुआ और इसी कारण मैं गांव। तो जब आप गांव आए पोपट राव साहब, तब हालात बहुत खराब थे, जितना मैं जानता हूं उस गांव के बारे में, जितना मैंने पढ़ा या सुना। तो शुरुआत आपने कहां से की? नहीं, शुरुआत तो जब गांव आ गए, सरपंच तो बन गया जी। नवंबर 89 में, और 26 जनवरी को गांव आ गए थे फ्लैग होस्ट करने के लिए जी। और 26 जनवरी की वो ग्राम सभा में सारे गांव के लोग आ गए थे। और जब ग्राम सभा में लोगों से शुरुआत हो गई, युवाओं ने कहा ठीक से स्कूल की सुविधा नहीं, गांव में जिम नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है। महिलाओं ने कहा कि गांव में पीने के पानी की समस्या है, गांव में रोजगार नहीं है, गांव में घर घर में शराब है, बुजुर्ग लोग भी परेशान थे। और सभी का फोर्स यही हुआ कि आप इस गांव में कुछ तो भी करो। और जब गांव में सारी समस्या सामने आ गई, मैं तो डर सा गया था कि अभी शुरुआत कहाँ से करें, क्योंकि ये कि नहीं, बहुत सारी समस्या आ गई। ना ठीक से रास्ता था, ना बिजली गांव में थी, ना पीने के पानी के लिए कोई सुविधा थी। बारिश आ गई तो स्कूल को छुट्टी देनी पड़ती थी, 2 रूम में 4 क्लास चलते थे। और रोजगार के लिए गांव करीबन 95% परिवार गांव छोड़ के बाहर जाते थे सीजनेबल, कुछ तो परमानेंटली माइग्रेट हो गए थे। और ऐसे हालात में जब सारी समस्या सामने आ गई, तब डर गया। उस वक्त तो कारपोरेट फंडिंग, फॉरेन फंडिंग, एनजीओ फंडिंग, इतनी सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स तो नहीं थी, ना फाइनेंस कमीशन का कुछ वित्त आयोग से मिलता था। तभी देखा और मैंने वहां तक तो बात की, ठीक है आपने तो सारी समस्या बता दी ग्राम सभा में, 30 के ऊपर हम चर्चा करेंगे और ये सारी समस्या का हल ढूंढने का प्रयास हम करेंगे। बाद में मैं 15-20 दिन गांव नहीं आया था और गांव नहीं आया, देखा, फिर सारी समस्याओं का एक प्रायोरिटी लिस्ट बनवाई, प्राधान्य क्रम निश्चित किया कि शुरुआत कहां से करनी। तो पहला सामने ये आ गया, तो गांव में पीने के लिए पानी नहीं, कृषि के लिए पानी नहीं है, लोग रोजगार के लिए पलायन करते हैं। तो शुरुआत करें, उस वक्त महाराष्ट्र की एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम चलती थी जी। लेकिन गवर्नमेंट की कौन सी भी एजेंसी गांव में नहीं आती थी, क्योंकि पहले भगा दिया था गवर्नमेंट की एजेंसी को गांव के लोगों ने। शराब पी के दंगा, 82 में मर्डर केस हुआ था, ऐसे घर घर में शराब बना रही थी। और तभी ध्यान में आया कि हम सॉइल और वाटर कंजर्वेशन का काम करेंगे।
हम फॉरेस्ट डेवलपमेंट का काम करेंगे। कि शुरुआत हमने जो की 92 में जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का प्रोग्राम भारत सरकार ने लॉन्च किया जी। ग्रामीणों की सहभाग से वन व्यवस्था पर। बस मैं फॉरेस्ट वालों के पास चला गया शहर में, उनके साथ बात की, उनको विनती की गांव में आ जाओ। पहला जो टॉप बॉटम कंसेप्ट जो है, पहाड़ी पे ट्रेंचेस लेना, वहां ट्री प्लांटेशन करना, ग्रास डेवलप करना और वहां चराई बंदी और कुल्हाड़ बंदी करना। बहुत खुश हो गए थे लोग। तो 93-94 में हमारा पहला प्रयास सक्सेस हुआ 3 साल के बाद। लेकिन पवार साहब, और जो मैंने सुना आपने एक 7 सूत्री एजेंडा बनाया था पूरे गांव के लिए, 7 पॉइंट प्रोग्राम आपने तैयार किया कि भाई ये करना होगा सबसे पहले हमें। हाँ, कोई तो डिसिप्लिन होना चाहिए, नहीं तो इस सरकार के और मैंने गांव के लोगों जब काम शुरू करने के वक्त ग्राम सभा बुलवाई तब यही कहा, हमें रोजगार भी गांव में मिलेगा, ट्रेंचेस भी बनेंगे, बारिश के बाद वहां प्लांटेशन भी होगा, लेकिन वहां पर आपको चराई बंदी और कुल्हाड़ बंदी करनी चाहिए। जहां प्लांटेशन होगा वहां रूट से पेड़ गांव में नहीं काटना है, क्योंकि पूरा गांव बंजर हो गया था। कहीं सारे पहाड़ी बंजर थी और पालतू जानवर वहां पर जाते थे। तो इस तरह से हमने पहला प्रयास किया चराई बंदी कुल्हाड़ बंदी का, सभी ने मान लिया और उसी के कारण जो पहला प्लांटेशन 4-4.5 लाख पौधों का रोपण बनाया, वो आज भी 90% सक्सेस है। जो 93 में बनवाया वहां चराई बंदी कुल्हाड़ बंदी आज भी, अगर कहीं जंगल को आग लगती है तो एक हमारा ग्राम सुरक्षा का 30 सेकंड का कॉल गया, 900 मोबाइल कनेक्ट, कम से कम 100 लोग जंगल में आ जाते जंगल की आग बुझाने के लिए। तो शुरुआत हमारी वही से हुई। तो आपको सरकार से किसी तरह की मदद मिलती थी या आपने लोगों को साथ जोड़ा, उन्होंने भागीदारी करी? नहीं, शुरुआत में तो सरकार ने भरोसा नहीं रखा, क्योंकि शुरुआत में सरकारी लोग तो कहते थे ये गांव तो गुंडागर्दी वाला नशापान करने वाला है, लेकिन मैंने समझा दिया कि मेरा फ्यूचर अच्छा था, वो अच्छे जॉब छोड़ के मैं गांव में आ गया, गांव के हालात में कुछ बदलाव लाना है, इसलिए गवर्नमेंट ऑफिसर भी सपोर्ट करने लगे। और जब उनका ईयरली प्लानिंग बनता है तो वार्षिक परियोजना में हमारा प्रोग्राम शामिल हो गए जी। और गवर्नमेंट सिस्टम तो लीडरशिप पंचायत की, डिसीजन ग्राम सभा से और कन्वर्जेंस से गवर्नमेंट की स्कीम को जोड़ दिया, क्योंकि उस वक्त तो कोई फंडिंग नहीं था। जो कुछ करना है, और हमारे देश में तो हमारे टैक्स से गवर्नमेंट की तिजोरी भरती है और तिजोरी में जो एक्सपर्ट बैठते हैं वो डिजाइन करते हैं हमारा डेवलपमेंट का प्लान, और फिर ईयरली प्लानिंग बनता है 3 साल का 5 साल का, और फिर गांव में स्कीम आती है तो हम कहते हैं ये तो सरकार का है, ये जंगल का है, ये पंचायत का है। तो ऐसा नहीं है, ये काम हमारा है। यही समझा दिया लोगों को कि हमारा टैक्स है, टैक्स का पैसा है, पैसे की स्कीम है, हम क्वालिटी वर्क करेंगे। और शुरुआत ये सरकार के लिए है, हमारे भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए लोगों ने जो काम शुरू किया तो ये हमारा खुद का काम है। पवार साहब, लोग आपके साथ खड़े थे ना, लोगों ने आपकी मदद की, लोग आपकी बात मानते थे और सब मिलकर काम करते थे। हाँ, वो तो है, क्योंकि हमने ट्रांसपेरेंसी प्रोग्राम में रखी थी। जो भी प्लान करना है लोगों की भागीदारी से करना है, उसके साथ सैंक्शन होने के बाद जो भी फंड्स आते हैं फिर लोगों के सामने रखना। और जब बाद में 31 दिसंबर को हमारा सोशल ऑडिटिंग होता है, लास्ट ईयर जिन एजेंसीज ने सपोर्ट किया उनके ऑफिसर स्टेज पे होते, सामने गांव के सारे लोग आ जाते हैं और फिर पूरा हिसाब पिछले साल का दिया जाता है, और आगे के साल नेक्स्ट ईयर का प्लानिंग ग्राम सभा में बनता है 31 दिसंबर को, और 1 जनवरी को हमारा प्रोग्राम शुरू हो जाता है। इसलिए लोगों की भागीदारी काफी अच्छी है। इसलिए सरकार क्या देती है तो क्वालिटी का वर्क कैसा करे, ये शुरुआत हमने की। लोगों की भागीदारी के कारण आज भी वो 93-94 में जो काम जंगल का बना है मेंटेनेंस फ्री। उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने 94
जो 92 में अगस्त क्रांति के गोल्डन जुबली हम सेलिब्रेट कर रहे थे पूरे भारतवर्ष में। तभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने आजादी की लड़ाई में जिन्होंने योगदान दिया उनकी मीटिंग बुलवाई, कहा क्या करना चाहिए। तब अग्रणी स्वतंत्र सेनानी अच्युतराव जी पटवर्धन वो मीटिंग में थे। उन्होंने कहा कि भाई बहुत कुछ तो किया है, लेकिन गांधी जी का जो ग्राम स्वराज है उसके आधार पर आत्मनिर्भर गांव बनाने चाहे तो ही गांव से लोग शहर पलायन नहीं करते। इसलिए आदर्श गांव लॉन्च हुआ, अन्ना हजारे जी उसके अध्यक्ष रहे। हमारा तो 95 में प्रोग्राम बहुत स्पीड से चल रहा था, फिर हम इसमें वो न्यूज पढ़ी और शामिल हो गए और इसमें हमारी एनजीओ बनवाई, क्योंकि एनजीओ थ्रू सॉइल वाटर कंजर्वेशन का काम बनना था। तो यशवंतपुर से ग्राम विकास संस्था ग्राम सभा में बन गई, सारे लोगों ने सपोर्ट किया। फिर गवर्नमेंट एजेंसीज आ गई, गांव में बैठ के हम नीड बेस्ड प्लान बनवाया, क्या जरूरत है। ना तो क्लाइमेटिक कंडीशन हमारी क्या है। पवार साहब, आपने प्रायोरिटी तय करी कि पहले आपको पहले काम कौन से कर दें। हेलो, पहले आपने प्रायोरिटी तय की, यानी प्राथमिकता क्या रखी थी आपने कि पहले प्राथमिकता तो हमारी पहली यही रोजगार और सॉइल वाटर कंजर्वेशन को रही। पहला ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट हो गया और हमारा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन गया, उसमें भी प्राथमिकता सॉइल कंजर्वेशन वर्क हो, क्योंकि पहाड़ी पे काम हुआ था हमारा टॉप पे। फिर एरिया ट्रीटमेंट में सॉइल कंजर्वेशन का काम किया। सेकंड थर्ड प्रायोरिटी हमने जो कि वाटर कंजर्वेशन की, जो ड्रेनेज लाइन है, हमारी नदियां छोटे छोटे नाले, उसके ऊपर जो छोटे छोटे बांध बनाने, सीमेंट का बांध हो, सॉइल का बांध हो, गैबियन स्ट्रक्चर हो, गली प्लग, लूज बोल्डर हो, इस तरह से हमने प्लान किया। और 95-2000 5 साल का हमारा प्लानिंग था। इन्वॉल्वमेंट 100% थी। इसके कारण 2 साल के अंदर हमारा प्रोजेक्ट खत्म हुआ, क्योंकि अब देखो जब पैसा नहीं तो लोग कोऑपरेट करते, पैसा आना शुरू हो गया तो जो सो गए वो जाग जाते हैं, और इतना पैसा आने वाला है, अकेला सरपंच खा जाएगा, वो 8-10 लोग खा जाएंगे, फिर हमें नहीं तो आपको भी नहीं। और पहला झटका वो 95 में मिला हमें, 94-95 जब 1.5 लाख रुपए का पहला सैंक्शन आया तो गांव में गड़बड़ हुई, राजनीति आ गई। तब मैं तो थोड़ा जिला पंचायत के राजनीति में बहुत एग्रेसिव था, अच्छा फ्यूचर भी बन रहा था, विधायक बनने का भी मौका आया था, लेकिन गांव में गड़बड़ी हुई। थोड़ा बाहर से राजनीति गड़बड़ी थी वो, इसमें गांव में थोड़ा गड़बड़ हो गया। तब देखा 1 साल भर हमारा पूरा प्रोग्राम बंद हो गया। वहां पर लड़ाई झगड़े, शराब, गलत फहमियां हो गई। उसके कारण मैं पेशेंस से रुक गया, क्योंकि क्रिकेट की आदत है जीतने के बाद हवा में नहीं जाना और हारने के बाद डिप्रेशन में नहीं जाना। पेशेंस से काम लिया, 6 महीने पूरा काम बंद रखा, और 6 महीने के बाद वापस जब गांव के ध्यान में आया महिलाओं के, युवाओं के, तो सब गांव में आ गए। अगर सरपंच भी गांव में नहीं आएंगे, काम नहीं चलेगा, तो बस इस गांव में कुछ नहीं बनेगा। पूरा 95% गांव एक साइड में हो गया और गड़बड़ी करने वाले 2-4% दूसरी साइड में हो गए, का जिनको सेल्फ इंटरेस्ट था इससे हमें क्या मिलेगा, और बस ये सामने आ गया तो पूरा गांव सपोर्ट में आ गया। फिर शुरुआत हो गई तो 2 साल के अंदर पूरा प्रोजेक्ट खत्म हुआ। तो प्रोजेक्ट यही था, पहले वन संवर्धन, ग्रास डेवलपमेंट, सॉइल कंजर्वेशन, फिर वाटर कंजर्वेशन, फिर बैंक को जोड़ दिया, कोऑपरेटिव सोसाइटी गांव में बन गई, बैंक आ गई, इससे हमें गाय के लिए पैसा मिला, तो डेयरी डेवलप हो गई। 2000 में चाय में डालने के लिए दूध नहीं था, आज हमारे गांव में 4000 लीटर से ज्यादा दूध की पैदावार होती है। तो इसी के कारण गांव में आमदनी बढ़ गई, और आमदनी बढ़ गई तो अपने आप पलायन शहर से गांव हो गया। अच्छा, ये बताइए पोपट राव जी, जब ये धीरे धीरे बदलाव आ रहा था तो क्या लोगों ने वापस आना शुरू कर दिया था जो गांव छोड़कर चले गए थे? हाँ बिल्कुल, जब गांव का नाम वैसा ही 93-94 में ही हुआ था, क्योंकि भारत सरकार उस वक्त पूरे भारतवर्ष के लिए वाटरशेड के गाइडलाइन बना रहे थे। और तभी भारत सरकार ने हनुमंतराव कमेटी बनवाई थी, जो हनुमंतराव हैदराबाद के स्वयं प्लानिंग कमीशन के भी मेंबर थे,
जब वो हिवरे बाजार आ गई उनकी टीम, एक्सपर्ट ग्रुप, तब देखा तो पेपर न्यूज आ गई। तो फिर पूरे महाराष्ट्र में, डिस्ट्रिक्ट में चर्चा हो गई, अरे हिवरे बाजार एक मॉडल गांव बन गया। और जब गांव मॉडल बन गया, टीवी न्यूज आ गई, पेपर न्यूज आ गई, जो लोग पुणे मुंबई गए थे वापस आ रहे, हमारे गांव की न्यूज आ गई, वापस गांव में आने शुरू। जब वो शहर गए लोग, सीजनेबल गांव आते थे। बाद में जब गांव में क्वालिटी स्कूल बन गया, हेल्थ की सुविधा बन गई, जब ये सारी सुविधा बन गई, तो अपने आप करीबन 70 परिवार जो शहर गए थे वो वापस गांव में आ गए। अच्छा, ये बताइए कि मैंने सुना आपके गांव में आज करोड़पति बहुत हैं, है ना? कैसा है, करोड़ों तो है। एक परिवार में क्या होगा कि जब पानी आ गया, पानी के कारण कृषि में बदलाव आ गया, और कृषि में जो कि कैश क्रॉप आ गया। एक तो हमारा ग्राम सभा का निर्णय था ज्यादा पानी वाली फसल नहीं उगानी, जैसा गन्ना हो, शुगर केन, पोमोग्रेनेट, ग्रेप्स, ये ज्यादा पानी, जिस फसल को ज्यादा 12 महीने पानी की जरूरत होती है उसको हमने बैन कर दिया, क्योंकि ये हमें तो बहुत 200-300 मीटर बारिश को होने वाला इलाका है। जियोलॉजी ऐसी है कि नीचे बेसॉल्ट है और इसके कारण परेशान थे। तो हमारे पास बारिश कम है, पानी कम है, तो कम पानी वाला फसल हम उगाएंगे। सारी सब्जियां, आलू, प्याज, इस तरह से, और डेयरी का सपोर्ट दिया। तो इसके कारण क्या हुआ कि गरीबी रेखा कम होती गई, जो कि 92 के सर्वे में 98% लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे थे, गरीबी रेखा के नीचे थे। आप कह रहे हैं और आज 1992 में जब सर्वे हुआ था, आपके गांव के 98% लोग गांव में गरीब थे। हाँ, वो तो होगा, क्या होगा, खेती की आमदनी साथ साथ करीबन 79% परिवार में एक तो भी गवर्नमेंट जॉब में, कई जो 40 से ज्यादा प्राइमरी टीचर बन गए, 60 से ज्यादा आर्मी में आ गए गांव में, बी फार्म, सिविल, मैकेनिकल, केमिकल इंजीनियर, कंपनी वर्कर, और इसके कारण वो भी सपोर्ट मिल गया। और डेयरी की ज्यादा इनकम शुरू हो गई। 3 एंगल से इनकम शुरू, कई परिवार में 4 गवर्नमेंट जॉब में, डेयरी भी है और कृषि भी है। इसके कारण 50-60 से ज्यादा लोग, उनकी आय बढ़ गई, जो 800 रुपए थी अभी बढ़कर 35-40 हजार तक चली गई। तो अभी अब अगर मैं आज की बात करूं, मैंने सुना है कि बहुत सारे देशों के लोग जो हैं, आपके गांव को आदर्श गांव का पुरस्कार तो मिला ही है, मन की बात में प्रधानमंत्री ने आपका जिक्र किया है, कई देशों से लोग आपके गांव का मॉडल देखने आए हैं, थोड़ा इसके बारे में बताइए। नहीं, क्या है कि जब गांव में कोई काम बनता है और उसमें शाश्वत विकास की संकल्पना की बेस पे होता है, जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है, शाश्वत विकास की ओर जाते हैं, अपने आप एक एडवांस प्रोग्राम जुड़ जाता है। तो वाटर से डेवलपमेंट के कारण वाटर टेबल बढ़ गया और ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट इफेक्टिवली हुआ। जो वाटर बजटिंग करने वाला देश का पहला गांव, 95 से हम वाटर बजटिंग करते, बारिश कितनी मिलीमीटर हो गई, रिचार्ज कितना है, रन अप कितना है, ये ऑपरेट कितना होता है, कुएं में कितना पानी आया, बस उसी आधार पर हमारी फसल उगाई जाती है। अब इसके कारण अगर 300 मिलीमीटर बारिश हो गई तो खरीफ 100% मिलता है, रबी 70% मिलता है और 30% समर सीजन की क्रॉप मिलती है जी। इसके कारण हमारा वाटर बजट और क्रॉपिंग पैटर्न इतना परफेक्ट हुआ कि इसके कारण लोगों को पलायन करने की जरूरत नहीं पड़ी। और जितना पानी हमारे पास है बस उसी प्रकार की फसल लोग उगाते हैं और इसके कारण गरीबी रेखा कम हो गई, आय बढ़ गई, शहर गए लोग वापस गांव में आ गए। उसके साथ साथ 10वीं कक्षा तक स्कूल बना, हेल्थ की अच्छी सुविधा आ गई और हमारा किचन फॉर हेल्थ ये कंसेप्ट से काम करे। आज हिवरे बाजार एक ऑक्सीजन टूरिज्म विलेज बन गया है। जो 95 के पहले गांव छोड़ के लोग रोजगार के लिए पलायन करते थे, आज साउथ अफ्रीकन माइग्रेटरी बर्ड्स साउथ अफ्रीका से हमारे तालाबों के ऊपर आ जाते। ये परिवर्तन गांव में।
अच्छा, मैंने आपको इसलिए भी बुलाया पोपट राव जी, मैं देवभूमि उत्तराखंड से आता हूं और हमारे यहाँ पलायन की एक बड़ी समस्या है। और जो हमारे यहाँ पलायन होता है, जो आपने कारण बताया वही है। हमारे यहाँ भी बेरोजगारी की समस्या है, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था पहाड़ों में नहीं है, स्वास्थ्य की भी कहीं ना कहीं कमी है, और जो आपने कहा ये जो सामाजिक बुराई है वो भी हमारे यहाँ बहुत होती है। और आज तो कई हमारे जो गांव हैं वो घोस्ट विलेज बन चुके हैं। तो आपका अनुभव क्या कहता है कि अगर गांव स्तर पे लोग मेहनत करें, और हमारे प्रतिनिधि बड़े यंग हैं, यानी गांव के जितने भी प्रतिनिधि हैं वो ज़्यादातर 40 साल 35 साल से नीचे के हैं, तो आपका अनुभव क्या कहता है? मैं चाहता हूं कि आप हमारे प्रतिनिधियों को सीधे कुछ बोलें। नहीं, कैसा है कि देखो, जब एक गांव मॉडल बन जाता है तो अपने आप सारी मीडिया आ जाती है। जब मीडिया आ जाती है तो उसका फैलाव पूरे देश विदेश में हो जाता है। कई प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया ने हिवरे बाजार की इंटरनेशनल लेवल पे न्यूज बनाई। इसके कारण क्या होगा कि आज हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में पानी की समस्या है। 100 से ज्यादा कंट्रीज में आज पानी की समस्या है। साथ साथ हमारे देश में हम देखेंगे करीबन 15 से ज्यादा राज्यों में आज पानी की समस्या है। महाराष्ट्र में तो 52% ये यहाँ में पानी की समस्या है। मैं बीच में 2 साल पहले आया था, देहरादून आया था, जो मसूरी की हमारी IAS अकादमी है। मैं 95 में पहला लेक्चर दिया। अच्छा। और जब 95 में लेक्चर के लिए आया था तब देखा तो झरने का पानी पिया था मैं, और स्प्रिंग वाटर पीना ये अमृत जैसा पानी होता है। और जब लास्ट 2018-19 के बैच के सामने बात करने आया था मैं, IAS बैच के सामने, तब मैं मेरा लेक्चर खत्म होने के बाद नीचे आया था, तब मैंने एक बुजुर्ग से बात की, कहा कि आपके बचपन में पानी कहा था और आज का है। तब वो बुजुर्ग 80 साल से ज्यादा उम्र वाले थे। उन्होंने कहा, अरे हमारे बचपन में तो थोड़ी मुंह ऊपर कर दिया, झरने का पानी टपकता था हमारे मुंह में, तो हम स्प्रिंग वाटर पीते थे। आज तो स्प्रिंग वाटर खत्म हुआ, झरने सूख गए, और अभी टैंकर से पानी देहरादून से ऊपर आ जाता है मसूरी में। ये बदलाव है। अगर हमारा देवभूमि का झरने बंद हो जाएंगे, स्प्रिंग वाटर बंद हो जाएगा, तो देखो भारतवर्ष के हालात क्या होगी। तो यही बदला है। हिवरे बाजार में 95 के पहले 100-200 फीट जमीन के नीचे जाना पड़ता था तब पानी मिलता था जी। और आज के दिन 31 मई को अभी तक बारिश नहीं हो गई। अभी जून है, 8 जून, बारिश नहीं है, फिर भी अभी 35-40 फीट वाटर टेबल है हमारा। हैंड पंप को एक बार पंप करोगे तो पीने को पानी मिलता है पहाड़ी के ऊपर। और इसके कारण ही 100 से ज्यादा विदेशी एक्सपर्ट हिवरे बाजार आके गए। वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, यूनिसेफ की इंटरनेशनल चेयरपर्सन मैम हिवरे बाजार आके गई, क्योंकि स्वच्छता का प्रयास आपने कैसा किया, फूड सिक्योरिटी गांव में कैसी हुई, पलायन कैसा रुक गया। इतना ही नहीं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो, ब्रिटिश लाइब्रेरी के लिए भी हमारी फिल्म सिलेक्ट हुई थी। इस तरह से देश विदेश तक गांव गया। इसका कारण एक है, हमने नीड बेस्ड प्लान किया, आम आदमी की भागीदारी ली, इसके कारण गरीबी खत्म हो गई। और अभी हिवरे बाजार मॉडल रेप्लिकेट हुआ, जो अभी पिछले 10-12 साल से मैं महाराष्ट्र की आदर्श गांव योजना का एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट। यही अनुभव से महाराष्ट्र के हर जिले में 5 मॉडल गांव बन रहे। जहां विदर्भा में सबसे ज्यादा फार्मर सुसाइड जिस गांव में हुई, वो गांव आदर्श ग्राम में आया। पिछले 4 साल से वहां एक भी किसानों ने आत्महत्या नहीं की। जहां ट्रेन से टैंकर आए थे लातूर में, वह हमारा दवन गांव नाम का गांव लातूर में अभी टैंकर मुक्त। तो इस तरह से हमने हिवरे बाजार बन गया, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर स्टेट में। और आप सभी को पता है, सिने अभिनेता आमिर खान जी ने पानी फाउंडेशन की मूवमेंट महाराष्ट्र में चलाई, उसका बेस हिवरे बाजार था। आमिर जी हमारे गांव में आके गए, और सत्यमेव जयते में भी हमारा वाटर मैनेजमेंट का जिक्र आमिर जी ने किया था। ओके, साथ ही मुझे ये भी बताइए, स्वच्छता को कैसे आप वहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं, यानी गांव के लोग मिलते कैसे, आप वहाँ पर साफ सुथरा रखते हैं अपने गांव को?
ने क्या किया कि हमने पहला देखा कि 92 में हमने गांव में शौचालय बनवाए और स्वच्छता का प्रयास हमने तभी किया था, लेकिन 80% परिवार में शौचालय का उपयोग नहीं किया, वो तो गलत मानते थे। फिर हमने आंगनवाड़ी से शुरुआत की, छोटा सा शौचालय, वहां बैठने के बाद आधा ओपन है आधा बंद है। फिर छोटा बच्चा अगर टॉयलेट में बिठाया, डर के कारण वो बाहर बैठना पसंद करता है। जब छोटा टॉयलेट बन गया, वो अंदर बैठा तो भी बाहर का देखने को मिलता है, तो उसका डर निकल गया, वो शौचालय यूज करना शुरू हुआ, इसे आदत लग गई। फिर हमारा प्राइमरी स्कूल, फिर हमारा सेकेंडरी स्कूल, उसके बाद पूरे गांव में एक मूवमेंट हो गई। तो 92 से शुरुआत की, और इसी कारण आज भी कोरोना के कारण जो हमें आदत मिल गई, पहला कोरोना फ्री विलेज हो गया था देश का, तो हिवरे बाजार आपका तो लोगों को स्वच्छता की आदत थी, शौचालय यूज करते थे, डिसिप्लिन था, साफ सुथरी चराईबंदी, कुल्हाड़बंदी, नसबंदी, नशाबंदी, लोटाबंदी, वाटर बजटिंग, उसके साथ साथ श्रमदान, ये 7 सूत्रों के कारण गांव को एक डिसिप्लिन आया, और डिसिप्लिन के कारण कौन सी भी आपत्ति आ जाती है, सूखे की हो या ज्यादा क्लाउड बर्स्ट होने की हो, उसमें सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो यही अनुभव लोगों ने ये कोविड में भी किया। तो अच्छा, आपने आपने देखा कोरोना प्रबंधन कैसे किया? जब कोरोना आया बड़े पैमाने पे, तो आपने उसका प्रबंधन कैसे किया? आपके गांव में क्या कोई दिक्कत आई? जब पहली वेव आ गई थी, थोड़े पॉजिटिव आए थे, कंट्रोल हो गए। सेकंड वेव जब आ गई तो 20 मार्च को पहले 2 मिले, 2 अप्रैल को तो ज्यादा बढ़ गए, फिर 5-6 लोग वेंटिलेटर तक गए, 2-4 लोग ऑक्सीजन बेड तक गए, फिर रेमडेसिविर, बहुत सारा प्रेशर आ गया। तब गांव में देखा कि हालात बिगड़ रही, तो हमने गांव में हमारी जो कोविड की मुख्य कमेटी बनवाई थी, उसकी मीटिंग बुलवाई, और मीटिंग के बाद हमने 5 कमेटियां बनवाई। ट्रेसिंग कैसा करना है, उसके साथ व्हीकल का एक ग्रुप बनवाया, फिर हेल्पलाइन वर्कर का एक ग्रुप बनवाया, उसके साथ कोविड सेंटर में कोरोना जो बनवाया था हमने, विलगीकरण कक्ष, तो वहां पर कुछ ऐसे 5 कक्ष बन गए हमारे, और एक वैक्सीनेशन कक्ष था। तो उनको आह्वान किया गांव में, व्हाट्सएप से, ग्राम सुरक्षा से और स्पीकर से, कि जो गांव के लिए आगे आएगा फ्रंटलाइन वर्कर करके, उसका सम्मान किया जाए। फिर पंचायत के सरपंच, पंचायत के मेंबर्स, गांव की डेयरी के लोग, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लोग, रेशन दुकान के लोग, सभी ने मिलकर एक 15-16 पॉजिटिव यूथ की हमने टीम बनवाई। इसको गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट को जोड़ दिया, सब सेंटर को, और 2 दिन के अंदर पूरा सर्वे गांव का हो गया, ट्रेसिंग परफेक्ट हो गई। और उसके बाद व्हीकल से जिनको जरूरत थी अस्पताल भेजा गया, जिनको अस्पताल नहीं प्राइमरी स्टेज पे है, उनको हमारा क्वारंटाइन सेंटर में रखा। वह हमारी एक टीम काम कर रही थी, वह पीने का पानी, बिजली, वह सुबह और शाम को ऑक्सीजन टेस्टिंग, टेम्परेचर टेस्टिंग, ये लगातार 15 दिन किया, और 30 अप्रैल को गांव कोरोना मुक्त हुआ। और हमने पेपर न्यूज, पॉजिटिव न्यूज, कि देखो हम 15 दिन में कोरोना मुक्त हो गई। तो जब न्यूज आ गई, पूरे महाराष्ट्र में फैल गई, और हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, चीफ ऑफिसर, जेडपी गांव आए। फिर हमने अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट के लिए 1300 सरपंचों के साथ वीसी करवाई, और ये कोरोना मुक्त हिवरे बाजार पैटर्न गांव गांव में गया। आज 1300 में से 400 पंचायत कोरोना मुक्त हो गई हमारे डिस्ट्रिक्ट। फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 14 मई को 21 स्टेट के सीएमसी का साथ बात की, और जो हॉटस्पॉट वाले कलेक्टर, तो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो शिरडी वाला डिस्ट्रिक्ट है, उन्होंने हिवरे बाजार मॉडल बताया। तो प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत रिस्पेक्टफुली अभिनंदन किया, हमारे सीएम साहब ने किया, और उसके बाद मुख्यमंत्री जी को हमने एक प्रोग्राम दिया, कोरोना मुक्त गांव का हिवरे बाजार पैटर्न। और आज पूरे महाराष्ट्र में हिवरे बाजार पैटर्न से, अभी कल से मुख्यमंत्री जी, मैं भी था उसमें, सारे महाराष्ट्र के 28,000 पंचायतों के सरपंच के साथ वीसी द्वारा डायलॉग किया।
इस तरह से हिवरे बाजार का कोरोना मुक्त गांव का पैटर्न पूरे महाराष्ट्र वर्ष में आया। मीडिया चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, द हिंदू हो, सारे चैनल्स में, न्यूज नेशन, बीबीसी ने उसका ब्रेकिंग न्यूज बनवाया, कवर स्टोरी बनवाया। वाह, बहुत सुंदर। अच्छा, अब मुझे थोड़ा सा और आपसे ये जानना है कि देखिए, जब आपने शुरू किया तब कोई बहुत ज़्यादा सरकारी स्कीमें भी नहीं होती थी। आज तो आप देखिए 2024 तक हम हर घर में नल पहुंचाने की बात कर रहे हैं, जल पहुंचाने की बात कर रहे हैं। हमने बहुत घरों में टॉयलेट पहुंचा दिया है, बिजली गांव में पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कें भी धीरे धीरे पहुंच रही हैं, काफ़ी हद तक नेटवर्क स्थापित हो चुका है। अब आपको क्या लगता है, फिर भी हम अपने आदर्श मॉडल की तरफ क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? जो महात्मा गांधी जी का सपना था ग्राम स्वराज का, उसको हम क्यों नहीं पूरा कर पा रहे? नहीं, कैसा है कि देखो, कि अगर मैं उत्तराखंड आ जाऊंगा और देहरादून में बैठ के कि अपनी देवभूमि के लिए काम करना चाहूंगा, तो मुझे मर्यादा है। लीडरशिप तो वही से आनी चाहिए। लोग गांव से शहर पलायन कर रहे हैं, लेकिन अगर गांव में कोई आगे आता है, लीडरशिप देता है, सारे लोगों की भागीदारी लेके अगर गांव में कुछ प्रयास करता है, तो अपने आप गांव में सुविधा आ जाएगी और लोगों को गांव छोड़ के शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि यही हो रहा, हमारी सारी सुविधा जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था चलो गांव की ओर, लेकिन हमने प्लानिंग किया दिल्ली और मुंबई या देहरादून बैठ के। तो काम होना जरूरी था गांव से, क्योंकि समस्या गांव में, गांव की समस्या का हल गांव में ढूंढना चाहे, उसका प्लानिंग गांव में बनना चाहे, नीड बेस, फिर डिस्ट्रिक्ट को, फिर स्टेट को, फिर दिल्ली को, फिर बजट दिल्ली में बनेगा, पैसा सीधा गांव में जाएगा, लोगों की भागीदारी रहेगा, तो अपने गांव आत्मनिर्भर बनेगा। लेकिन सारी जो एग्री बेस्ड जो इंडस्ट्री बन गई, वो सारी शहर में बन गई, गांव में कुछ नहीं। ना बिजली है, ना क्वालिटी हेल्थ है, ना क्वालिटी एजुकेशन है, ना ठीक से रास्ते है, ना पीने के लिए पानी, सुविधा नहीं है करके लोग शहर की ओर पलायन कर रहे हैं। तो आज तो भी हमने ये जरूरत है, क्योंकि अभी शहरों की कैपेसिटी खत्म हो। हम देख रहे हैं कि बाढ़ आती है तो शहरों के सारे आउटलेट ब्लॉक हो गए, क्योंकि पलायन करके जो लोग शहर आ गए वो तो स्लम बना के बैठ गए। एक धारावी बन गई थी मुंबई में, एशिया की सबसे बड़ी स्लम, आज तो 3 धारावी बन गई। हर शहर अभी स्लम में कन्वर्ट हो रहा, हर शहर झोपड़पट्टी में कन्वर्ट हो रहा, और इसके कारण शहरों का आउटलेट ब्लॉक हो गया। ठीक बात है। और क्राइम रेट जो शहर में बढ़ गया है, तो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बन गई। तो जैसा हिवरे बाजार में हुआ, शहर गए 70 परिवार वापस गांव में आ गए। हर गांव में ये हो सकता है, लेकिन हमने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम या राष्ट्र पुरुषों को जयंती और पुण्यतिथि तक सीमित रखा। अगर उनके विचारों की कृति की होती, क्योंकि प्लानिंग तो दुनिया में सबसे अच्छा प्लानिंग करने वाला देश भारत है, लेकिन समस्या हमारी जमीन के ऊपर, गांव में समस्या है। पैसे से गांव में बदलाव नहीं आएगा। बदलाव के लिए अंतरूनी प्रेरणा की जरूरत है। जो अंतरूनी प्रेरणा की जिक्र किया था, वो जिक्र यही है विनोबाजी भावे, जिन्होंने अपने चिंतन में रखा था, आपका देश कौन सा है, आपकी जाति क्या है, आपकी पार्टी क्या है, मुझे इससे कुछ लेना देना, पर राष्ट्र के लिए आपकी भावना क्या है, समाज के लिए भावना क्या है, आपकी जाति के लिए आपकी भावना क्या है। और अंतरूनी प्रेरणा अगर होगी तो ही बदलाव आ सकता है, जिसे हम कहेंगे फीलिंग ऑफ ओनरशिप। जब तक अंतरूनी भाव बाहर नहीं आता, तब तक हम बदलाव नहीं ला सकते। इसलिए अंतरूनी भाव जागा करने के लिए ये गांव मेरा है, ये समाज मेरा है, ये नेचर मेरा है, ये पंच महाभूतों की पुनर्स्थापना करना मेरा कर्तव्य है। ये अगर करेंगे तो बदलाव आएगा, नहीं तो हम ग्लोबल वार्मिंग के कारण देख रहे उत्तराखंड में ज्यादा बारिश के कारण क्लाउड बर्स्ट हो रहे, ग्लेशियर पिघल रहे। तो ऐसा अभी अगर हिमालय के रेंज में ऐसी हालात होती है, तो पूरी एशिया खतरे में आ सकती है। एक राजा भगीरथ ने स्वर्ग की गंगा जी को भूलोक लाया, पूरा भारतवर्ष नहीं, पूरा एशिया पानीदार हो गया। चाइना हो, म्यांमार हो, उसके साथ साथ
बांग्लादेश हो, भारत हो, पाकिस्तान हो, भूटान हो, नेपाल हो या अफगानिस्तान, सबके लिए तिबेट की लैंड है और हिमालय ये सबसे बड़ा है। पाकिस्तान की ओर जाने वाली नदियां हो, पूर्वी की ओर या पश्चिम की ओर, चाइना की ओर, हमारी समस्या वही है। इससे भगवान शिव जी कहा जाके बैठते, स्वर्ग कहा था तो स्वर्ग तिबेट की भूमि में था, मानसरोवर। मुझे भी वो सौभाग्य मिला मानसरोवर में नहाने का और कैलाश परिक्रमा करने का। भगवान शिव जी परेशान होकर कैलाश चले जाते, और जब पानी नहीं था तब राजा भगीरथ ने प्रार्थना की थी, और स्वर्ग की गंगा जी को भूलोक लाया था, तभी हम कर रहे थे। और क्या प्रयास किया जैसा भगीरथ राजा ने किया था। कौन थे भगीरथ? भगीरथ थे चीफ इंजीनियर थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उन्होंने टॉप टू बॉटम डिजाइन किया था वाटरशेड का कंसेप्ट। कौन थे? कपिल मुनि, जियोलॉजिस्ट थे, डायरेक्टर जनरल ग्राउंड वाटर सर्वे डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो जल तज्ञ थे। कौन थे? भगवान शिव जी, जिन्होंने जटाओं में गंगा जी को संभालिया, वो तो डायरेक्टर जनरल फॉरेस्ट अकादमी देहरादून। टॉप टू बॉटम फॉरेस्ट, ग्रास डेवलपमेंट, सॉइल कंजर्वेशन, ड्रेनेज लाइन ट्रीटमेंट, पहाड़ों का पानी पहाड़ों में, खेत का पानी खेत में, और नदी का पानी नदी में। बस यही भगीरथ का गंगा अवतरण का कंसेप्ट हमारी संस्कृति ने पौराणिक कथा के रूप में लिखा था। राजा सगर के जमाने में आया हुआ सूखा, उसके कारण कई लोग मर गए पानी पानी करके, भूख भूख करके। तो राजा ने सारे प्रयास करके एक शिलालेख लिख के रखा, अभी मैं ये गद्दी छोड़ देता हूं, जो कोई स्वर्ग की गंगा जी को भूलोक लाएगा उसे पुरखों का उद्धार की पुण्य मिलेगा और भविष्य को पुण्य का काम किया करने का पुण्य मिलेगा। तो 450 साल के बाद भगीरथ ने जन्म लिया। फिर हिमालय चला गया, प्रार्थना की, कपिल मुनि मिले, कपिल मुनि जी ने पानी बताया, फिर उन्होंने कहा तुम गंगा जी के पास चले जाओ। फिर गंगा जी के पास चले गए, गंगा जी प्रसन्न हो गई। गंगा जी ने कहा अगर मैं स्वर्ग से आ जाऊं तो जो बच गया सब बाढ़ के लपेट में चला जाएगा, इसलिए तू एक प्रयास कर कि भगवान शिव जी की प्रार्थना कर। फिर शिव जी के पास चले गए, फिर शिव जी ने कहा मैं प्रसन्न हूं आपकी प्रार्थना देखे, क्या चाहिए? कुछ नहीं, मेरे सारे पूर्वज दुखी है, पानी पानी करके हो गए, तो उनका उद्धार करना है। तो गंगा जी तैयार है। कपिल मुनि जी ने स्रोत बताए, आपकी जटाओं में संभाल। फिर गंगा जी को संभाल लिया, जितना चाहे पानी छोड़ दिया। यही वाटरशेड का पहला कंसेप्ट है पूरी दुनिया का। तो आज की लड़ाई चीन भारत, पाकिस्तान भारत, बांग्लादेश भारत, ये लड़ाई पानी की है। 70% स्रोत सभी के तिब्बत की लैंड और हिमालय, इसलिए हमें वो प्रयास करना है। और उत्तराखंड एक देवभूमि है जहां से हमारी संस्कृति का जन्म हुआ है, और हमारी संस्कृति पानी की पूजा करने वाली संस्कृति। ये गंगा माता है, गंगा का जल लेके आते हैं लोग। इसे सिंहस्थ मेला लगता है। ये पेड़ में भगवान का वास है, भूमि एक माता है और पानी हमारा भविष्य है। ठीक है, बिल्कुल। मैं बहुत सारे मुद्दे पे, लेकिन आपका दोबारा मन नहीं करता कि देवभूमि उत्तराखंड जाएं और यहां पर पहाड़ों में जो आपने कहा स्प्रिंग वाटर है वो दोबारा पिया जाए? हेलो जी, दोबारा देहरादून, मैं चाहता हूं आप दोबारा देवभूमि उत्तराखंड में आए पोपट राव पवार जी। और आपने जो आज देवभूमि डायलॉग से बातचीत की, अपने अनुभव सामने रखे, उससे एक बात तो स्पष्ट है, अगर हम सब मन से और मनसा वाचा कर्मणा से, इच्छा शक्ति के साथ अपने गांव को बदलने का प्रयास करेंगे, अपनी मेहनत से अपने गांव को आगे ले जाएंगे, तो ये जो सारी समस्याएं आज हमारे सामने जो खड़ी हैं, चाहे वो बेरोजगारी है, चाहे वो शिक्षा की कमी है, चाहे वो स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है, या हम कहें बाकी सुविधाएं जो हमारे यहाँ जैसे पीने के पानी की प्रॉब्लम है, वो सारी की सारी समाप्त हो सकती हैं। बस ज़रूरत है हमें भागीदारी मॉडल को अपनाना है। प्रायोरिटी क्या है? नीड बेस्ड प्लानिंग करनी है, गांव में बैठ के प्लानिंग करनी है, और गांव को लोग ही इससे बदलाव का अधिकृत करना है। पोपट राव पवार जी, देवभूमि डायलॉग से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं ये कहानी
उत्तराखंड के हर गांव के प्रतिनिधि तक पहुंचे, हर जिले के प्रतिनिधि तक पहुंचे, ताकि ये हिवड़े बाजार की कहानी को हम दोहरा सकें अपनी देवभूमि उत्तराखंड में। अपने देवभूमि उत्तराखंड को भी एक आदर्श मॉडल के तौर पर हम पूरी देश और दुनिया के सामने रख सकें। देवभूमि उत्तराखंड के ज्यादातर गांव में हमारे युवा प्रतिनिधि हैं। अगर वो युवा प्रतिनिधि गांव के लोगों के साथ मिलकर ये ठान लें कि मुझे अपने गांव की तस्वीर और तकदीर बदलनी है और सामूहिक भागीदारी से बदलनी है, तो इस बदलाव को कोई नहीं रोक सकता। 20 साल का हो चुका है उत्तराखंड, लेकिन आज तमाम समस्याएं हमारे सामने खड़ी हैं। हम सबसे पहले उत्तराखंडी हैं। हम किसी भी राजनीतिक दल के सपोर्टर्स हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम उत्तराखंडी हैं। और एक उत्तराखंडी होने के नाते आज हमारी ये जिम्मेदारी है, हमें जागना होगा, अपने अंतर्मन से सवाल करना होगा। हम पे वो क्षमता है, वो ताकत है, वो दिमाग है, वो बुद्धि है। प्रकृति ने हमें वो सब कुछ दिया है, बस जरूरत है उस सामूहिक इच्छा शक्ति को जगाने की। जिस दिन उत्तराखंडियत जाग गई, जिस दिन ये सामूहिक इच्छा शक्ति जाग गई, हमारे उत्तराखंड को बदलने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत बहुत धन्यवाद इस खास पेशकश को देखने के लिए।